नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हिंदी में एक कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुराने कर्मों का हिसाब लेना। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुए 1.25 साल हो गए, लेकिन भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो अपराध हुए, जो घोटाले हुए, उसकी चर्चा तो आज इस वजह से होती है कि जांच एजेंसियां उनके बारे में हर दिन कुछ नए खुलासे कर रही है, नए रिपोर्ट लाकर सामने दे रही है। और भूपेश बघेल के जब अपने ही इकलौते बेटे चेतन बघेल भी उसी घोटाले वाले मामले में जेल में हैं, तो जाहिर तौर पर चर्चा तो होगी। लेकिन जब भूपेश बघेल के करीबी जब उन्हें तसल्ली देते रहे कि वक्त से बड़ा मलहम कुछ नहीं होता, वक्त बीतेगा और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद इसी दिलासे के बाद भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ पुलिस को साफ तौर पर धमकी देते हुए वक्त बदलने वाला एक पोस्ट किया था। लेकिन भूपेश बघेल के पुराने ओएसडी आशीष वर्मा को शायद ऐसा लगता है कि अभी भी उन्हीं का वक्त है और वो पुराने फ्लैशबैक में चल जाते हैं। उनका एक वीडियो बीते एक सप्ताह से सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा था, लेकिन उसकी आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उसे ऑफिशियली पोस्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि भूपेश जी अपने गुर्गों को संभालिए, जो अधिकारियों को आपका भी परिवार है कहकर धमकी दे रहे हैं। इस आपका भी परिवार है वाली धमकी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने और भी कुछ लिखा है इस पोस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले आप ये 21 सेकंड की उस वीडियो को देखिए, जिसे कांग्रेस कटा हुआ वीडियो बता रही है। आप लोगों का कैरियर है, भविष्य है। अभी भी बोल रहा हूँ, नियम संगत कर दो, पिटीशन वापस लो। जवाबदारी बोल रहा हूँ इस बात। जबरदस्त। अभी भी मैं जो पर्सनल पार्टी बनूंगा, कल के डेट में आपके भी परिवार है सोचते हुए बोल रहा हूँ। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलता तो मैं बोलता, तो मैं भूपेश बघेल का चेला हूँ। बिल्कुल। इस वीडियो की सत्यता के बारे में भी हमने इसे क्रॉस चेक करवाया, तो 51 सेकंड का वीडियो हमारे पास भी है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 सेकंड का वीडियो दिया है, और जिस वीडियो को आपने अभी देखा लगभग वही बातें 51 सेकंड में भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने इस पोस्ट के साथ, इस वीडियो के साथ जो लिखा है, उसके भी एक शब्द पर आप गौर करें। इसमें भाजपा की ओर से लिखा गया है, पूर्ववर्ती भूपेश सरकार जिन्होंने 5 साल नियम कानूनों को अपने बाप की जागीर समझा, अब वो नियम कानून समझा रहे हैं। जब वीडियो सामने आया है तो विवाद की वजह भी समझ ली जाए। दरअसल ये मामला है पाटन क्षेत्र का, जहां से भूपेश बघेल लगातार विधायक निर्वाचित होते रहे हैं, और उनके पुराने ओएसडी आशीष वर्मा उनके बगल में खड़े हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जिस तरह से अधिकारियों को धमकी भरे अंदाज में बातें कर रहे हैं। दरअसल ये मामला 2022 से जुड़ा है। तब पाटन के बस स्टैंड के पास फुटकर व्यापारियों के लिए एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया था, लेकिन बताया गया कि आपसी लेन देन और खींचतान के कारण इनका आवंटन नहीं हो पाया था। और अब जब भाजपा के शासन में इन दुकानों का आवंटन हो चुका है, तो इस व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें आवंटित हुई है, तो कांग्रेस भाजपा के स्थानीय नेता आवंटन को अपने पक्ष में करवाने के लिए पाटन में जोड़ जुगाड़ में लगे रहे। और उस जोड़ जुगाड़ के माहौल के बीच ये हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर भूपेश बघेल के पुराने ओएसडी साफ तौर से पब्लिकली अधिकारियों को ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपका भी परिवार है। आगे कहते कहते चुप हो गए, मतलब भी आप समझते होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये कहा जा सकता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बदले हुए हालात में शब्दों की ऐसी मर्यादा को आप खूब समझ रहे होंगे। सच कहा जाए तो अब राजनीति में शब्दों की मर्यादा बची कहाँ है। दरअसल ऐसा वार पलटवार दोनों ही तरफ से होता है, लेकिन जब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अपने बड़े बड़े नेताओं को विरोधी दल के नेता के साथ गलबैयां करते हुए देखते हैं, तो हो सकता है उन्हें कुछ हैरानी होती होगी, लेकिन हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि अंदर खाने की जो बातें समझ में आती है, साफ तौर पर पता चलता है कि कई मौकों पर विरोधी दल के नेताओं के आपस में कारोबारी संबंध रहते हैं, काफी गहरे संबंध होते हैं। ऐसे ही कुछ संबंधों का खुलासा धीरे धीरे जांच एजेंसियां कर रही है। खासकर छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने 8000 पन्नों की चार्जशीट पेश करते हुए जो बहुत बड़े खुलासे किए हैं, उन खुलासों में भूपेश बघेल की बेहद ही खासम खास उनकी उप सचिव के बारे में जो हैरान करने वाली जानकारी दी है, जिसे जानने समझने के बाद आप ये कहेंगे ये तो हद ही हो गई,
क्योंकि जितने साल नौकरी की थी सौम्या चौरसिया और उनकी उस नौकरी के दौरान जनता के टैक्स के पैसे से उन्हें जो पगार या तनख्वाह और सुविधाएं दी गई थी, कुल मिलाकर सौम्या चौरसिया को जितनी आय 14 साल में हुई थी उसका उन्होंने 1872 गुना कमाई की। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी बात के सबूत चार्जशीट के रूप में ईओडब्ल्यू ने प्रस्तुत किए हैं। वैसे तो सौम्या चौरसिया 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है। इस हिसाब से उनकी नौकरी के 17 साल हो गए, लेकिन 2 दिसंबर 2022 से तो वो लगातार जेल में थी, इसलिए 14 साल का मैंने जिक्र किया। ईओडब्ल्यू ने साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि भूपेश बघेल की किसी जमाने में आंख, नाक, कान और यूं कहा जाए सुपर सीएम की हैसियत रखने वाली IAS IPS स्तर के अधिकारियों को डिक्टेट करने वाली सौम्या चौरसिया ने जेल जाने से पहले यानी 2019 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया। इस दौरान उसने 45 बेनामी संपत्तियां खरीदी जिनकी कीमत 49 करोड़ 69 लाख रुपए बताई गई, जबकि सौम्या चौरसिया को इस दौरान वेतन मिले थे कुल जमा 2 करोड़ 51 लाख रुपए। सौम्या चौरसिया को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। जिन दिनों वो दुर्ग में डिप्टी कलेक्टर हुआ करती थी, उसके बाद नगर निगम भिलाई चरोदा में वो कमिश्नर बनी थी और उसके बाद उनकी किस्मत जो एकदम से पलट गई, जिनकी वजह से उनका पूरा करियर दागदार हो चुका है। 20 दिसंबर 2018 को यानी भूपेश बघेल के शपथ लेने के 3 दिनों के बाद जब सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल की उप सचिव बनाई गई, तभी से यह तय हो गया था सीएम सचिवालय से किसकी डिक्टेटरशिप चलेगी। ये बातें तब मुझे नहीं पता थी। सौम्या चौरसिया की इस नई नियुक्ति के दौरान एक दिन मैंने उन्हें कुछ जानकारी लेने के लिए फोन किया, तब उनका रुख बेहद रुष्ट था। यानी पहले जो हमारे संबंध थे उन संबंधों से अलग सौम्या चौरसिया ने साफ तौर पर मुझे ये कहा, अब जब मुझे मिलना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, फोन पर आगे बात नहीं हो पाएगी। उनके ऐसे बदले हुए और रुष्ट व्यवहार से मुझे थोड़ी हैरानी हुई और कुछ समय बाद यानी लगभग 2022 के आसपास मैंने उन्हें एक मैसेज करते हुए ये जानकारी चाहिए कि भूपेश बघेल का जो पैतृक गांव है कुरुड्डी, क्या उस कुरुड्डी गांव में सौम्या चौरसिया ने अपने मां के नाम को जमीन खरीदी है, क्योंकि मेरे पास वो रजिस्ट्री के दस्तावेज आए थे और इसकी पुष्टि के लिए मैंने उनसे संपर्क किया था। तो वहां से सौम्या चौरसिया का जवाब आया, आपको जो समझना है समझ लो। और उसके बाद जिन हालातों में उनकी गिरफ्तारी 2 दिसंबर 2022 को हुई, उसके बाद सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर चल क्या रहा था। आज उन्हीं बातों को ईडी ने अपने 8000 पेज के चार्जशीट के माध्यम से सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे पता चलता है कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनके संरक्षण में उनकी अपनी ही खासम खास, कुछ ज्यादा ही खासम खास क्या कुछ कर रही थी। क्या ये सब भूपेश बघेल की बिना मर्जी के हो रहा था? इसे हमें गहराई से समझना होगा। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अनुसार सौम्या चौरसिया ने 2018 से लेकर 2022 के बीच अपनी मां शांति देवी के नाम पर 28 प्रॉपर्टियां खरीदी, यानी जो अवैध 45 प्रॉपर्टियां बेनामी खरीदी थी उसमें अकेले 28 प्रॉपर्टी अपनी मां शांति देवी के नाम पर उन्होंने खरीदी थी। इसके अलावा अपनी बहन सौरभी पटेल के ससुर और कारोबारी मनसुख लाल पटेल के नाम पर भी धरसीवा और वॉलफोर्ट में जमीनें खरीदी थी। कोरबा के सतरेंगा में रिसोर्ट बनाने के लिए 2.4 एकड़ बेशकीमती जमीन करीब 2.5 करोड़ में खरीदी थी। इतना ही नहीं, अजग बहार में आदिवासी की 8 एकड़ जमीन नियमों को उल्टा पलटा कर खरीदी थी, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए आंकी गई। कोल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, ढेर सारे मामले सौम्या चौरसिया का पीछा कर रहे हैं। लेकिन जिन दिनों सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई थी तब तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और तब भी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल का 1 साल बचा था। तब उन्होंने तेवर से कहा था कि हम सौम्या चौरसिया का साथ देंगे। आज जब वक्त का पहिया घूमा है तो भूपेश बघेल, जो लगभग रोज मीडिया के सामने आकर बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, लेकिन सौम्या चौरसिया के बारे में वो एक शब्द नहीं कहते। चलो मान लिया जाए कि सौम्या चौरसिया तो राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी, भूपेश बघेल को उनसे कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा, लेकिन कवासी लखमा तो उनके अपने थे जो बीते 15 जनवरी से उस शराब घोटाले के पाप के कारण जेल में है, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता यदि किसी को कहा जाए तो वो खुद भूपेश बघेल थे। क्योंकि भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते थे कि कवासी लखमा को अनपढ़ होने के बावजूद न केवल उन्हें आबकारी मंत्री बनाया बल्कि उद्योग मंत्री भी बनाया। और तो और भूपेश बघेल के अपने इकलौते पुत्र
चेतन बघेल जिन कारणों से जेल में हैं, उन कारणों पर भी पर्दा डालते हुए भूपेश बघेल लगातार इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन गहराई से समझना होगा, माननीय न्यायालय लगातार चेतन बघेल की जमानत क्यों रद्द कर दे रहा है। अब जब ये तय हो गया है कि आने वाली 29 अक्टूबर तक भी चेतन बघेल जुडिशरी रिमांड पर रहेंगे, बीते 18 जुलाई से लगातार चेतन बघेल जेल में हैं और भूपेश बघेल बाहर हैं। क्यों है, इस बारे में हमने काफ़ी गहरी बातें पहले की थी और गहराई से पड़ताल करने पर हमें और भी कई ढेर सारी जानकारियां मिली हैं। फिलहाल इस दिशा में भी हमारी गहराई से पड़ताल चल रही है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश और समाज के लिए राजनीति में अच्छे लोग कब अपना वर्चस्व कायम करेंगे। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, अच्छे लोग राजनीति में आए, प्यार दे, प्यार बांटे, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।